Welcome to Uttarakhand, a land of stunning landscapes where the mountains rise with grace and the traditions of the soil still shape daily life. Amidst this beauty lives a man deeply rooted in the earth, Vijay Jardhari ji. He's not just a farmer, he's an environmental activist and a quiet guardian of India's traditional farming wisdom. For years, he has worked to protect native seeds, promote sustainable agriculture, and remind us of the value in doing things the natural way. His journey is not about technology or trends, it's about trust in nature, patience, and deep respect for the land. In a world rushing forward, he chose to walk slowly, in rhythm with the earth. Today, we sit down with him to listen, to learn, and to understand the power of simplicity, tradition, and purpose. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद बिजलान, प्रोफेसर कृषि वानिकी वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी। ये महाविद्यालय वीर चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और वर्तमान में मैं इस वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी में कार्यरत हूँ। आज की ये जो बातचीत है, खास बातचीत, मैं श्री जरधारी जी के साथ, श्री विजय जरधारी जी के साथ ये बातचीत करने जा रहे हैं हम। मैं स्वागत करता हूं विजय जरधारी जी का बातचीत में। श्री जरधारी जी एक सामाजिक सेवक हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण प्रहरी हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है। इन सब से बढ़ के आप एक किसान हैं तथा आपने बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में आप जाने जाते हैं और जन जन तक जो है बीज की महत्ता और इसका क्या उपयोगिता है इसको बताया। श्री विजय जरधारी जी जरधार गांव के रहने वाले हैं। ये जरधार गांव हेवल घाटी जो क्षेत्र है जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के, उसमें पड़ता है। श्री जरधारी जी एक किसान परिवार से आते हैं। आप एक कृषक के बेटे हैं और शुरू से ही कृषि और इसके संबंधित जितने भी ये आपने शुरू से ही इसकी समझ और सूझबूझ रखी है। तो जरधारी जी के अगर कार्य की बात करूं मैं, तो जल, जंगल, ज़मीन और जो मिश्रित खेती है जिसे उन्होंने 12 नाजा सिस्टम कहा, और ये जो हमारी धरती है, जो सॉइल है, मिट्टी, ये कैसे हेल्दी रहे, और इन सब को मिला के एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने काम किया है और इस सारे काम को जन जन तक परोसा है, इसमें काम किया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जरधारी जी, थोड़ा सा बात के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपका परंपरागत खेती या बीज बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत आपने की, और इसमें जो आपका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही या इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, थोड़ा सा इस पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटा किसान होने के साथ साथ चिपको आंदोलन का कार्य करता रहा। जी जी जी। और चिपको आंदोलन 80 के शुरुआत में जब सफल हो गया, जी, जब भारत की पर्यावरण नीतियाँ बनने लगी, पर्यावरण मंत्रालय बन गया, जी जी, तो उसके बाद थोड़ा फुर्सत मिली हमें आंदोलन से। तो मैं खेती करने लगा अपने पिताजी के साथ इसी गांव में। जी, खेती में मैंने देखा कि जो नए बीज आ रहे थे, जो हरित क्रांति के नए बीज आ रहे थे, उनके साथ रासायनिक खेती खाद आ रही थी, तो कुछ बीमारियां भी आ रही थी, तो कीटनाशक भी आ रही थी। तो इतना पता नहीं था कि बीमारियां आ रही हैं, वो बाद में पता चला हमें। लेकिन जब पहली बार लगाए तो बम्पर क्रॉप मिल गई, यानी जहाँ 1 बोरा होता था वहाँ 1.5 बोरा 2 बोरा हो गया। तो लगा कि, लेकिन मुझे लगा कि ये रासायनिक खाद थोड़ा मिट्टी को, हमारी जो मिट्टी है उसको ख़राब कर रही है। ये बात कैसे दिमाग में आई? ये बात दिमाग में आई
कि चिपको आंदोलन का एक नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यानी मिट्टी पानी और हवा का चिंतन मानस पर रहा, तो मैंने रासायनिक खाद पूरी तरह से बंद कर दी और उसी पर बीज को देखा जो कृषि विभाग द्वारा दिया गया था। तो अगले साल थोड़ा उपज घट गई, 2 बार 3 बार 4 बार लगाने से उपज और कम हो गई। तो लगा कि अब ये एक थोड़ा सा एक जो बीज आ रहा है ये कुछ खतरे लेके आ रहा है, ये हमारी मिट्टी को ख़राब कर रहा है, मिट्टी को नशेबाज बना रहा है, फसलों को शराबी की तरह नशेबाज बना रहा है। तो बंद कर दी। मैंने ये चर्चा जब अपने पिताजी से की, गांव के किसानों से की, तो उन्होंने कहा अरे इतनी बात नहीं, जब से ये नए बीज आए हमारे तो कई तरह के पारंपरिक बीज धान के गेहूँ के वो लुप्त हो गए हैं। तो हमने कहा कहाँ मिलेंगे वो बीज? जी जी। उन्होंने कहा कहीं ढूंढो। हाँ। तो ढूंढने गए तो उन इलाकों में गए जहाँ आज का विकास नहीं पहुँचा था। तो तब जी इससे थोड़ा ये आपको ये प्रेरणा मिली कि ये जो हमारे परंपरागत बीज हैं जी अब तो ये ढूंढने को हो गए हैं, जी 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 तो अगर इसी तरह का रहा तो आने वाले समय में तो ये नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। ये चिंतन हुआ कि फिर हमें उन बीजों की दुकान पर या कंपनी पर ये बीज बीजों के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। लिहाजा हमने कहा अपने घर के बीज ढूंढने के, तो मिले हमें। अच्छा अच्छा। और मिले उन्हें फिर उगाने का प्रयास हम लोगों तो ने उन्हें आपने जो है अपने लोकल क्षेत्र से या दूर दराज से कहीं से जा जाके इकट्ठा किया? जी जी इकट्ठा किया और जी। उन्हें फिर अपने क्षेत्र में उगाया। अब फिर लोगों में बांटने का काम किया। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, ये जो आपका परंपरागत खेती या हम इसको जो आपका बीज बचाओ आंदोलन है, जी इसमें शुरू में जो कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किए होंगे कि ये लक्ष्य हैं और कुछ उद्देश्य रहे होंगे आपने कि हम अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो इस तरह होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे कि क्या कुछ रूपरेखा तैयार थी या आप चलते गए और ये कारवां बनता गया? नहीं, किस तरह? ये रूपरेखा कुछ नहीं थी तैयार। जी सिर्फ एक ही बात आई, ये रासायनिक खाद हमारी मिट्टी को खराब कर रही है और जब मिट्टी खराब हो रही है, जो फसल का उत्पादन आ रहा है, जो खाना आ रहा है, ये हमारी सेहत पर भी असर डालेगा। एक तो ये अनुभव होने लगा, उसके स्वाद में और उसकी गुणवत्ता में, सारी चीज़ों में ये अनुभव होने लगा। और साथ ही उसी दौरान एक बात बड़ी जोर शोर से कृषि विभाग के द्वारा उठाई गई कि आप ये छोड़ो, ये मंडुआ झंगोरा और ये जो मिश्रित खेती है इसकी जगह छोड़ो और आप सोयाबीन उगाओ। सोयाबीन उगाओगे तो मालामाल बन जाओगे। सोयाबीन से तेल निकलता है, दूध निकलता है और उसमें ज़्यादा मतलब आपको एकल फसल मोनोक्रॉपिंग की तरफ? हाँ हाँ। जी जी जी। तो मोनोक्रॉपिंग की तरफ जा रहे थे। पहले साल लोगों ने सोयाबीन भी लगा दिया, सोयाबीन हुआ, लोगों ने 10-5 लोगों ने लगाया तो बिक भी गया। लेकिन अगले साल फिर फ्री में सोयाबीन दिया जा रहा था विभाग की तरफ से, कुछ साइंटिस्ट भी थे उसमें शामिल, वो प्रयोग के तौर पर दे रहे थे। तो सब लोगों ने लगाया तो अगले साल बिकना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर ये बात जब महिलाओं के बीच गए तो एक महिलाओं ने कहा जी जी। कि ये अकेली जो फसल लगा रहे हैं, सिर्फ सोयाबीन लगाएंगे तो हम तो बाजार से खरीद कर ले जाएंगे, हमारे पशु क्या खाएंगे? हाँ, जो उससे चारा मिलता है, जो उससे स्ट्रॉ होता है, जो फॉडर मिलता है, जी सोयाबीन से उतना नहीं मिलता है। सोयाबीन से मिलता ही नहीं, खाने के लायक होता ही नहीं। और जो बारनाजा मंडुआ झंगोरा में जितना, उसमें ये है कि बालियाँ दाना हमारे लिए या जितना भूसा बचता है या जो स्ट्रॉ है उसका, वो सब पशु के काम आ जाता है। यानी खेती और पशुपालन का जो रिश्ता है वो पारंपरिक फसल या मिश्रित जो खेती है बारनाजा की, वो उससे मजबूत होता है पशुधन का। जी जी जी। उनकी जो पशु पाले हुए हैं, चाहे गाय बैल भैंस बकरियाँ, तो उनका फिर जो गोबर है वो हमारी जैविक खेती के लिए बहुत उपयोगी है। जी, आप तो एक पूरे किसान के पुत्र हैं और
बचपन से ये किसानी आप में रची बसी है, जी जी। तो ये तो आपने बचपन से ही देखा होगा कि जो परंपरागत खेती आपके गांव में हो रही है या पिताजी कर रहे हैं, जी उस समय भी आप उससे प्रभावित हुए, या जब इस तरह की 80 के दशक में जो आप बताते हैं जब से शुरू किया, या 1980 के बाद से जब से, तब अचानक ये आपके जहन में आया, या पहले से भी कुछ इस तरह का था कि बचपन से? नहीं, पहले से सुषुप्त ज्ञान था। हम्म, एक तरह से इतना खतरा होगा इससे कुछ होगा ऐसा नहीं था। तो मुझे याद है बचपन में मेरी माता जी एक बार मायके गई, हमारी ननिहाल गई, और वहाँ से थोड़ा रासायनिक खाद लेके आई। तो रासायनिक खाद लेके आई तो मैंने सोचा ये खाद है तो बहुत उपज देगी, तो टमाटर के पौधे लगाए, और टमाटर के पौधे लगाए और उनमें सीधे खाद डाल दी, तो पौधे जो है उस समय ख़त्म हो गए। तो तब वो सुसुप्त जो बात थी तब मेरे दिमाग में आई कि रासायनिक खाद पौधों को और जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तब ये बात आई कि जो हम सीधे धरती माता को रासायनिक खाद दे रहे हैं, ये मिट्टी को ख़राब कर रही है। मिट्टी में जो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सुनते आए वैज्ञानिकों से या थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा, उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं या मार देते हैं। जी 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 जी। जी, तो ये बात भी समझ में आई। जी अच्छा, जो ये परंपरागत खेती है या अपना बीज, जो बीज बचाने के कई तरीके होते थे पहले, अब कैसे कैसे बीज को संरक्षित संवर्धित करते थे, या मिश्रित खेती की बात जहाँ आता है कि 12 नाजा भी लोग जानते हैं, लेकिन आपने इसको जन सामान्य तक पहुँचाने का काम किया। जी तो इस यात्रा में कि प्रत्येक आदमी इससे सेंसिटाइज हो, इसके बारे में जाने, इसके अच्छे पहलू क्या हैं, बुरे पहलू क्या हैं, इसके बारे में जाने, ये जन जन तक पहुंचाने में जो है आपको ये कैसे आपने किया, या किसी तरह की मतलब कोई परेशानी हुई, या कोई आपका एक समूह था, या कुछ पदयात्राएं की, ये किस तरह से कि सब लोग इसको जाने कि भाई जो आपकी परंपरागत खेती है, जी या जो आपके अपने बीज हैं जी जी। वो सतत हैं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी हैं, ये किस तरह से ये आपने मैसेज पास किया? असल में शुरू में मेरा बहुत शौक बन गया, नए नए बीज लाना, उनको बांटना, वो करना। अकेले में करता था, जी जी लेकिन जब मैंने अपने साथियों से जो चिपको आंदोलन के साथी थे, उनसे चर्चा की, जैसे धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून, सुदेशा बहन, साहब सिंह, और बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उन लोगों से चर्चा करके ये बात करी कि भाई ये जो नए बीज आ रहे हैं ये एक खतरा लेके आ रहे हैं, जो रासायनिक खाद आ रही है, कीटनाशक आ रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि खतरा है। हम लोगों को मिल के जो पारंपरिक बीज हैं उस तरफ सोचना चाहिए। तो सब लोगों ने मिल के एक साझा रणनीति मैंने कुछ दिन अभियान के तौर पर इसको चलाया। फिर हम लोगों ने इसको व्यापक स्तर पर, हमारे साथियों ने, चिपको आंदोलन की पूरी टीम ने अपने हाथ में लेके इसको बीज बचाओ आंदोलन नाम देके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहुत से लोग आए फिर जब हम जी काम जी कर जी रहे थे, कई लोग सीखने के लिए, कई जी। लोगों ने, तो तब ये एक आंदोलन के तौर पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। जी। और पद यात्राएँ, जहाँ तक पद यात्रा की बात है, हम एक दूसरे गांव में जाके सभा सम्मेलन करके, महिलाओं के बीच महिलाओं के ग्रुप बना के ये सारा कार्य हम लोगों ने किया। इसके अलावा पद यात्राएँ बाद में हमने आराकोट से अस्कोट तक लंबी लंबी पद यात्राएँ, 500 किलोमीटर से भी लंबी जी जी जी। यात्रा हम लोगों ने की। तो इस यात्रा में मुख्य बिंदु क्या थे? इन्हीं को सब बस परंपरागत खेती को टच करना? जी जी, मुख्य बिंदु थे परंपरागत बीज बचाना, एक तो ये था, और मिट्टी को बचाना, मिट्टी को बचाना, लोगों के स्वास्थ्य को बचाना। क्योंकि परंपरागत हम समझते थे, परंपरागत जो हमारा मंडवा झंगोरा जो बारहनाजा है, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पारंपरिक जो हमारी स्वास्थ्य है उसको बचाने का, और पारंपरिक ज्ञान को बचाने का। तो वो हमारी मुट्ठी में रहे। अगर बाहर के
तो ये था मुख्य कि बीज हमारे हाथ में रहे और ये संदेश गांव-गांव तक फैलाना, लोगों का लोग स्वस्थ रहें, हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे और हमारी खेती, हमारे घर की खेती पराई न हो जाए, उसको बचाने का था। जी। अच्छा जरदारी जी, आपके पास काफ़ी लंबा अनुभव है। जैसे जी। मैंने पहले भी कहा कि आप खेती किसानी तो आपने बचपन से ही देखी है। आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन से कहें या वैसे आपने ये अनुभव किया होगा कि जहाँ हम परंपरागत खेती से या अपने बीजों से कर रहे हैं, वहाँ का की मिट्टी, जी। वहाँ के को जो 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 हमारी जीवांश है, जो ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, जी। और वो पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो अपने आप में थोड़ा सा एक नेचुरल फील देता है। इस तरह का महसूस किया आपने या कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने किया है ये और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर जो हमारी जो जैविक खाद है, जो नेचुरल जो खाद है, गोबर की खाद है, धरती माता को अगर वो पर्याप्त मात्रा में दी जाए और रासायनिक खाद न दी जाए तो उसमें पूरी ताकत है। आप ये देखिए कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हम पहले बर्तन धोते थे, हाँ, पहले राख से धोते राख थे। से, हाँ जी जी, जी जी। राख से धोते थे, वहाँ पास ही अगर एक पौधा उग आया तो हम देखते हैं कि वो बम्पर हाँ, एक उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और जी। उससे कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, कोई कीड़ा कीटनाशक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है और वो बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप देता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम धरती को इस तरह के किसी तरह की रासायनिक खादें न डाल के वो जो मैन्योर है, जो जीवाणुओं मतलब को उसको अपनी नेचुरल कंडीशन में रखते हैं और जी, जो जी, जी, तो वो पूरी अपना फुल प्रोडक्शन देती है, हाँ, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन यानी अच्छी होती है। पूरे सभी लोगों को पाल सकता है। अगर इतनी हम पूरी धरती को दे दें, पूरे खेत को दे दें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, जब आप जन समुदाय के बीच जाते थे तो वो इस तरह की समस्याएं भी आए कि अभी जो बात आप कर रहे हैं ये तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है, ऐसा भी कुछ रहा होगा? तो कैसे समझाते थे किसानों को ये सब वैज्ञानिक तथ्य देके? नहीं, देखिए ये हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत, शुरू में केवल वैज्ञानिकों को, हमारे नीति निर्धारक हैं, विधायक हैं, दूसरे और जो आ, प्रमुख हैं, दूसरे और वैज्ञानिकों को समझाना थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि उन्होंने कहा ये आप जो हैं विकास विरोधी हैं, आप डेवलपमेंट, आप लोगों को 18वीं सदी की तरफ ले जा रहे हैं। जब हमने मंडुआ झंगोरा की बात की, पारंपरिक खाने की बात की, पारंपरिक जो हमारी रेसिपीज हैं उनकी बात की, तो उन्होंने कहा ये विकास विरोधी लोग हैं। लेकिन गांव के लोग समझे, उन्होंने अनुभव कर लिया था कि जहाँ वो रासायनिक खाद डालते, ये लोग ठीक बोल रहे हैं, जहाँ उन्होंने एक बार रासायनिक खाद डाली, अगले साल वही है कि आदत पड़ गई है ज़मीन को भी दोबारा रासायनिक खाद डालनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो लोग आराम से समझ जाते थे। दूसरा में आप यकीन मानिए, महिलाओं ने एक कहावत कही, गढ़वाली कहावत, जी। अपना आलू बाजार बेचा और बिराना आलू थोपड़ा बेचा। अच्छा। यानी आलू, अच्छे आलू पैदा करो, उसको सारे के सारे बाजार में बेच दो हाँ, और फिर बाजार से सस्ते आलू लाके अपना मुंह, थोपड़ा मैंने मुंह को खराब हाँ करो। हाँ हाँ। तो क्यों हम बाहर अपनी चीज़ें पहले बाजार में बेचें और अपने खाने के लिए फिर बाजार से खरीद के, अनाज भी पहले बाजार में बेचें, सोयाबीन बाजार में बेचें और फिर जो है कोदा जमोरा बाजार से खरीद के लाएं। तो उन्होंने कहा ये उल्टी व्यवस्था है। तो ये बात लोगों जी की जी जी। समझ में बल्कि हमने सीखा, फिर महिलाओं ने हमें सिखाया अपने ज्ञान से कि कैसे पारंपरिक बीज रखा जाता था, अब हम इन पर निर्भर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जी। तो कुल मिला के जो ये जो परंपरागत खेती, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है हाँ जी। या मिक्स क्रॉपिंग जिसे हम कहें, और जो आपका बीज बचाओ आंदोलन था, जी। ये आपके लोकल स्तर पे भी और बृहत स्तर पे भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। जी। जी। हाँ, ये बात धीरे धीरे सरकारों के ख्याल में भी आई। जब उत्तराखंड बना तो किसान आयोग
पूरे देश के लिए गठित हुआ। स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन जो क्रांति के जनक रहे हैं, वो MS स्वामीनाथन, तो उनकी अध्यक्षता में किसान, फिर बाद में किसान आयोग बना। तो हमने किसान आयोग को भी अपनी मांगे वहाँ तक दी कि भाई कृषि नीति ऐसी बने जो हमारे हाथ में हो, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसी कृषि नीति नहीं होनी चाहिए कि बीज तुम्हारे पास, खाद तुम्हारे पास और मेहनत हम करेंगे। तो ये बात आई और ये अच्छी बात रही कि उत्तराखंड सरकार ने 2003 में मतलब पहला देश का पहला उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड बनाया। जी, ऑर्गेनिक की तरफ। जी, क्योंकि तब एक सचिव डॉक्टर आर एस टोलिया होते थे। उन्होंने हम लोगों को कई कार्यशालाओं में बुलाया और ये नीति बनाने में कोशिश की उन्होंने। जी, अच्छा, थोड़े से जरदारी जी जोड़ो, ये जो आपने इस पे पूरी किताब भी लिखी है, ये 12 नाजा जो सिस्टम है तो ये एक किस्म की मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित खेती है। जी जी। तो थोड़ा सा ज़रा इसमें बताएंगे ये 12 नाजा एक्चुअली में मतलब क्या है और इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ये कितना कारगर है? देखिए, 12 नाजा का मतलब है मिश्रित खेती। जी जी। और 12 नाजा का कंसेप्ट जंगल से आया है। जी। जंगल देखेंगे आप तो कहीं एकल नहीं होता है, जंगल में विविध तरह का समाज, डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है। उस जंगल का एक अपना समाज है। उसमें जैसे बांज का जंगल देखिए, बांज है, ब्रांस है, काफल है, किंगूर है, हिंसर है, यहाँ बहुत तरह का एक डाइवर्सिटी समाज है उसका। वैसे ही क्योंकि वो बेले हैं तमाम तरह के, कुछ ट्यूबर हैं नीचे ज़मीन वाले, तो हर तरह का पोषण देने वाले हैं, एक दूसरे के सहयोग है। इसी तरह 12 नाजा में भी आप अगर देखेंगे तो मंडवा उसका हेड हो गया, मुखिया है, फिर उसके साथ रामदाना है, रामदाना बहुत ऊंचा चला जाता है, तो उसको लोकली हम या मारसा बोलते हैं। हाँ जी। तो मारसा के साथ आप देखते हैं कि उसके साथ राजमा हो गया, गहत हो गया, भट्ट हो गया, नौरंगी हो गई, कई तरह की बेलें लिपट जाती हैं। और उसके आसपास 12 नाजा के खेत में हम तिलहन भी लगाते हैं, भंगीर लगाते हैं, तिल लगाते हैं, कई जगह ये क्या कहते हैं भांग लगाते हैं, एक बार सण भी लगाते थे। मतलब हमारे अपने भोजन के लिए, अपने पशु के भोजन के लिए, मिट्टी के भोजन के लिए। अब आप देख कितने समझदार थे किसान कि जितनी मतलब कि बैलेंस अप्रोच है ना, यानी मिट्टी में वो खुराक पहुंचाने वाली, जैसे गहत हो गया, भट्ट हो गया, ये बेल वाली जितनी राजमा हो गई, ये लगाते थे लोग। तो और अपने लिए भी दालें भी हैं, तिलहन भी है, दलहन भी है। अब गहत उगाते थे लोग, गहत खाते थे तो कभी पथरी होने का मतलब ही नहीं था। मंडवा उगाते हैं तो हड्डी टूटने का मतलब, पुराने लोग तो जब मंडवा खाते थे पेड़ से गिर जाते थे लोग, धंगाल में गिर जाते थे, कोई वही नहीं था, हड्डी नहीं टूटती थी, बहुत मजबूत थे। आज पलंग से कट गया तो कोई टिटेनस का इंजेक्शन और ये जानते ही नहीं थे। जी, आज तो पलंग से गिर रहे हैं नीचे हड्डी टूट जाती है। पहले ये कुछ भड़ हुआ करते थे कि बहुत बलशाली। जी जी जी। हाँ, तो वो लोग बलशाली जो भड़ हुए, जी जी, वो लोग भी तो जब उन्होंने इस तरह का खाना खाया, ये पौष्टिक जी, और उसमें सार सिस्टम होता था पूरा। अच्छा, सारी। हाँ। एक सार में बिल्कुल क्रॉप रोटेशन, जिसको वैज्ञानिक भाषा में क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं, वो होता था। यानी फसल चक्र जो है। जी जी जी। जब 12 नाजा कटेगा तो अब आपने सुना है कहीं दुनिया में ऐसा बहुत कम है कि फसलों की छुट्टी, जब 12 नाजा, इसी खेत में पिछली बार 12 नाजा था जहाँ हम बैठे हुए हैं, जी जी जी, तो 12 नाजा कटा तो 4-5 महीने जमीन की छुट्टी, कुछ नहीं होगा इसमें। फिर अब जो है इसमें झंगोरा आएगा, झंगोरा और ड्राईलैंड पैडी आएगा, वो कटेगा, फिर गेहूँ आएगा, गेहूँ कटेगा, तो अगली फसल में फिर 12 नाजा लौट के आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और भड़ों के बाद भड़ तो इतने बलशाली होते थे, जितना एक जेसीबी मशीन वजन उठाती है उतना यहाँ का आदमी था। तो सैलानी जी ने तो बहुत सुंदर गीत भी लिखा है। अच्छा, अरे थोड़ा 2 लाइन सुनाइएगा जरा। उन्होंने यहाँ पूरी आज की जो व्यवस्था है, खाने की, पीने की,
डाइवर्सिटी है, उस पर बहुत सरल भाषा में जब हम लोगों के पास भी जाते थे, लोग समझते थे उस बात को। तभी तो बीच बचाओ आंदोलन आगे बढ़ा। तो वो गाते थे, हर चिकख गढ़वाल को दू कंडाली कोल गफा बनिया रंगा था जेन गढ़वाली। अरे मोर था बा मोर पक्या दावा झक्का झोर झुक्या कना दिन था तबारी कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी का फल किन गुड़ खाई लूण रावी रावी हर चिकख गढ़वाल को दू कंडाली। यानी 200 किलोमीटर तक कोई अस्पताल ही नहीं होता था लोगों का खाना ही जो है दवा का काम करता था। अगर रोग आ भी रहा है तो सारे रोगों को भगा देता था, दूर से ही भगा देता था। जी जी जरदारी साहब, पौष्टिकता की बात की है तो मिलेट्स, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते थे, और अब तो श्री अन्न की संज्ञा दे दी गई है, बहुत ही बढ़िया है। जी जी। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की अधिकतर क्षेत्र रेनफेड है, वर्षा आधारित है, ये एक परंपरागत फसलें हुआ करती थी जी। तो मिलेट्स को कैसे देखते हैं? बहुत ही प्रासंगिक है, सारे लोग मिलेट ढूंढते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने कहा, मैं पहले भी थोड़ा बोल चुका हूँ, जी जी कहते जी थे अरे ये मिलेट, ये मोटा अनाज कोई खाने की चीज़ है। सारे साइंटिस्ट भी बोलते थे मोटा अनाज। इसको मोटा क्यों कहा? भाई सबसे बारीक अनाज, आप ये देखिए मंडुआ के सबसे बारीक है, जी 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 झंगोरा भी बारीक है, चीना, कौड़ी, और आपका कोदो, कुटकी, जिसको स्मॉल मिलेट बोलते हैं, जो पूरे देश में 10-12 तरह के मिलेट होते हैं। जी 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 इनको मोटा अनाज कहा गया। मोटा अनाज यानी क्यों कहा मोटा अनाज? इसलिए कि इनको गांव के लोग खाते थे। गांव के लोग खाते ये हैं। पिछले लोगों मतलब का, पिछले गांव के लोगों लोगों का का इस खाना तरह है। का तो था। गांव का आदमी गंवार हम्म, हम कहते थे, जो शहरी लोग हैं, हम्म, और उनका खाना मोटा मोटा खाना, हम्म, इसीलिए इसको मोटा अनाज कहा गया। आज जब हमने ये बात कही तब लोगों ने ये बात नहीं मानी। हमने बात किया भारत सरकार को, जो मैं अभी कह रहा था, किसान आयोग को भी, इन अनाजों के लिए को मोटा अनाज नहीं, मोटा अनाज एक तरह की गाली है, मोटा अनाज के बजाय इनको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने 2012 में एक योजना चलाई, 2011-12 में एक कदन्न के नाम से चली। कदन्न का मतलब होता है भुखमरी के समय खाए जाने वाला अच्छा अनाज, कदन्न। हम्म, ये बड़ी खराब बात रही कि इनको हतोत्साहित किया, इन अनाजों को। और हरित क्रांति के आने के बाद गेहूं और चावल को बहुत प्रमोट किया गया, दलहन को भी छोड़ दिया गया, और ये जो मोटा अनाज कह रहे हैं, लेकिन हमने इनको पहले से पौष्टिक अनाज कहा। और 2011-12 में भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट, परियोजना चलाई। फिर 2018 में तो भारत सरकार ने इन अनाजों को पौष्टिक अनाज का बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया, यानी न्यूट्री सीरियल क्रॉप। जी जी 10-12 अनाजों को। उसमें हमारा कुट्टू जो ओगल है, हाँ, ओगल फापर जो है, और ये जौ भी है जी, काला गेहूँ है, कोई और चीज़ें शामिल की है उन्होंने। तो ये और मारसा जो चौलाई है वो भी शामिल न्यूट्री सीरियल में, यानी पौष्टिक अनाजों में कर दिया है। तो ये एक अच्छी पहल है। भले हम लोग इतने बड़े वो नहीं हैं, प्रचार प्रसार से काफ़ी दूर हैं, लेकिन भारत सरकार ने, अच्छी बात यह है कि 2023 में इन मोटे अनाजों को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के संयुक्त राष्ट्र में बड़ी जोर शोर से ये आवाज़, बहुत अच्छी पहल की। और इन अनाजों के लिए फिर 2023 में पूरी दुनिया ने 160-70 देशों ने इनको मिलेट ईयर के रूप में मनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जी जी जी। आज तो जो ये कोदा, झंगोरा और चीना, कौड़ी, खास तौर पे जो मंडुआ और झंगोरा, जी, ये तो आज की डेट में सबका मेन डिश है। ये आज तो दवा के रूप में हो गया, दवा के रूप में आप कह सकते हैं। आप जो है, अगर शुगर है किसी को तो आप सामान्य चावल, सफ़ेद चावल मत खाइए, आप जो है झंगोरा खाइए। अब डायबिटीज़ है तो आप ये मंडुआ खाइए, उसकी रोटी खाइए दूसरे रूप में, या मॉल्ट बना के खाइए। कई सारी चीज़ें होने लगी हैं। लेकिन
एक ज़माने में इनको ठुकराया गया। लेकिन आज की व्यवस्था मैं समझता हूँ ऐसी रही जो मैं सोचता हूँ। पहले ये जो पूरी दुनिया में एक बड़ा बाजार है कंपनियों का, बीज कंपनियों का, व्यवस्था के तहत इनको लाया गया। यानी पहले जो है आप बीमार करने की पूरी एक, हालांकि योजना नहीं मैं कहूँगा मैं, सीधे योजना बनाई गई ऐसा नहीं, लेकिन पहले बीमार तो किया गया जी जी। और फिर ये ठीक करने का कारखाना भी उन्हीं के पास आ गया कि हम अच्छी दवाइयाँ लेके आए हैं, अस्पताल लेके आ गए हैं, अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारी जी जी। इस दुकान में आ जाइए। जरदारी साहब, खेती किसानी की बात करते हैं तो धरती माँ जो मिट्टी है, मृदा, और उसमें जीवांश की बात करते हैं एक तरह के, इसमें आपने काफ़ी कुछ पहले भी आपके वक्तव्य भी सुने हैं हमने। तो ये जो परंपरागत खेती है, इसमें जो हमारे ये जीवांश हैं या हमारे माइक्रोब्स है, छोटे जीवाणु, इस क्या अनुभव है? ये हमारी खेती को बड़ा स्वस्थ रखते हैं और फिर फसलों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। आपके क्या अनुभव है इसमें? देखिए, मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी अ, निरक्षर थे लेकिन खेती के बड़े मास्टर थे और उनकी बातें भी उस समय मुझे अजीब सी लगती थी, लेकिन बाद में जब मेरा ज्ञान बढ़ा, आगे बढ़ा, तब मुझे लगा कि वो तो ज़्यादा ज्ञान था उनका। वो कहते थे कि सब धानी मिल जालू पर खानी कमाने को उपजाऊ माटो नहीं मिल सकता। यानी मिट्टी को उन्होंने कहा दुनिया में सब कुछ मिल सब जाएगा, कुछ मिल सोना जाएगा, चांदी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो उपजाऊ मिट्टी है ये नहीं मिलेगी। ये नहीं मिलेगी। इसकी फर्टिलिटी को डाउन कर दिया तो उसको रिकवर करना बड़ा टफ है। जी जी जी। अब मुझे महसूस हो रहा है जी। कि हमने कीटनाशक डाल डाल के, चाहे देश की बात करें, पहाड़ में थोड़ा कम हुआ है, अपनी मिट्टी को बहुत बर्बाद कर दिया है। और आप, वो तो आप जानते हैं कि कितने बैक्टीरिया होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों बैक्टीरिया एक मुट्ठी मिट्टी अगर हम उठाते हैं। अब वो मुझे महसूस होता है जो एक प्राकृतिक खेती का भी है, बिना जोते खेती और बिना सींचे खेती करने का, वो भी अपनाया। तो मैंने देखा जो मल्चिंग की हमने, जो पहले धान काटा, धान का पराल ज़मीन में बिछा दिया और ऊपर से बीज बोए और फिर बीजों को उसको हिला के बीज नीचे पहुंचा दिए। तो कुछ दिनों बाद पराल के बीज से वो पौधे निकल आए। गेहूँ का जौ का किया था मैंने, तो इतना बढ़िया क्रॉप हुई। फिर दो तीन साल तक हमने किया तो वो पूरा मल्चिंग हो रहा था, वो सारा वहीं सड़ रहा था और जो भी निकला हमने वहीं डाल दिया। तो हमने देखा नीचे से कितने बैक्टीरिया आ रहे हैं, कितने केंचुए खुद खेती की जुताई कर रहे हैं। केंचुओं का एक बड़ा संसार, जो प्राकृतिक केंचुआ, दो तरह के केंचुए, एक तो हम ये दूसरे वाले केंचुए भी लाते हैं, लाल वाले केंचुए, लेकिन जो यहाँ के वो हैं जो खेतों में होते, किसान का मित्र कहते हैं। तो मिट्टी किसान का अनमोल धन है और मिट्टी अगर मर गई तो फिर मिट्टी को हमने जहरीला बना दिया तो हम उस जहर से बच नहीं सकते। जो भी आता है सब मिट्टी से आता है और मिट्टी को अगर जहरीला बना दिया, ख़त्म कर दिया, तो हमारा एक तरह से सर्वनाश का वक्त और इस धन को संजोने के लिए हमें जो ये हमारे जो प्राकृतिक सिस्टम है, जो नेचुरल फार्मिंग कहें या जो हमारी परंपरागत खेती थी, इसको जी समझने की अति आवश्यकता है। जी जी जी। हाँ वही है ना। अब आप कुदरती जंगलों में जाइए, कुदरती जंगलों में जाइए तो वहाँ भाई ये प्रकृति तो अपना बचाव खुद करती है। कभी नंगा नहीं आजकल ना, कभी नंगी कहीं नहीं मिलेगी आपको धरती माता। धरती माता अपनी वस्त्र अपने आप तैयार करती है। ये फिलिंग द गैप्स का होता है। आप अभी हम चर्चा कर रहे थे, सामने वाली पहाड़ी पर चीड़ आ गया है, लेकिन आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था वहाँ। चीड़ आया यानी फिलिंग द गैप्स। जब धरती खाली हुई तो प्रकृति अपने आप प्रकृति अपने अनुरूप जो है वनस्पति ले आई। जो जंगल है, हमारे यहाँ एक बार ये पूरा जंगल अब ख़त्म हो गया था, बांध बुरांस का जंगल, लेकिन करीब 130 हेक्टेयर पर ख़त्म हो गया था। लेकिन प्रकृति अपने आप वापस ले आई
उस जंगल को, क्योंकि हम लोगों ने उसका संरक्षण किया। 1980 में हम लोगों ने एक वन सुरक्षा समिति, आप जल और जंगल की बात कर रहे थे, जंगल की, जल जंगल और ज़मीन की बात, तो हमने सिर्फ खेती की बात नहीं की, पूरा जंगल, जल जंगल ज़मीन और उसके साथ पशुधन, जंगल पशुधन जंगल पर भी निर्भर है। तो 1980 में एक वन सुरक्षा समिति बनाई और कुछ नहीं किया, जो जंगल खत्म हो गया था एक बार गाँव दोहन से, उसको सुरक्षित किया। प्रकृति अपने आप ही जो है वहाँ के वस्त्र तैयार करती है। वस्त्र तैयार करती है, और उसी अनुकूल प्रकृति को कौन सा वस्त्र चाहिए, है ना। जी जी। जो इस तो पेड़ पौधे उसके जी, वस्त्र हैं। जैसे हम गर्म कपड़े, बाहर के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जी तो जी। प्रकृति ने भी यहाँ जो उसके अनुकूल था, बांस था, बुरांस था, काफल, सारे ला के अब पूरा आच्छादन कर दिया। 45 साल बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये कभी ये धरती नंगी थी। अब पूरा सदाबहार जंगल से ढक गया। अच्छा, आप एक पर्यावरणविद हैं और जल जंगल ज़मीन जैसे अभी बात हो ही रही थी, जी, इससे आपका बड़ा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें जो ये जंगल हैं और विभिन्न प्रकार के, और इसमें हम थोड़ा से अगर खेतों के ऊपर पेड़ की भी बात करते हैं, हम उसको कृषि वानिकी का नाम भी देते हैं। तो ये किस तरह से यहाँ के लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन में किस तरह की भूमिका अदा करते हैं। इन जंगलों को एक पिकनिक स्पॉट न समझे, ये हमें इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहे हैं, ये हमारे तापमान को रेगुलेट कर रहे हैं, और साथ ही ये हमको अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। और आज की डेट में तो हम कार्बन की बात करते हैं, तो ये कार्बनों का एक शोषण करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके बड़े अनुभव होंगे, जैसे बांज है और भीमल है, खड़ीक है, इस तरह में। तो थोड़ा जंगलों के बारे में हल्का, तो किस तरह से किसान का नाता जो है जंगल से है। नहीं, लोग इस बात को समझते, जैसे मैं अभी जंगल की बात कर रहा था, अब अगर कार्बन क्रेडिट मिलता है जो आप बोल रहे हैं, तो तब तो हमारे गांव बहुत ही संपन्न हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों के अरबों रुपए मिलेगा लोगों को, क्योंकि लोगों ने करोड़ों पेड़ तैयार कर लिए। और यहाँ पहाड़ का किसान सिर्फ खेती नहीं करता है, पहले से खेत के आसपास, अब ये ई नज़र लगाइए, अभी वहाँ पर वो अखरोट का पेड़ है, ये दारिम का पेड़ है, वो माल्टा का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, भीमल का पेड़ है, यानी अपने लिए, अपने पशु के लिए बेडू है जी, मतलब अपने स्वाद के लिए सीजन का फल फूल में, सीजन की सब्जी हमारे खेतों में थोड़ी सब्जी पैदा हो रही है। अभी हम गुड़ियाल की सब्जी खा रहे हैं, आंवला हो रहा है अपने आप, आंवला को कोई यहाँ बोता नहीं है, लगाना नहीं पड़ता, वही कुदरती छोटा हुआ आंवला, आप देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है अपने आप। तो पर्वतीय किसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बागवानी एक अलग चीज़ है, अगर हम बड़ा बाग लगा देते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कृषि वानिकी जो आप कह रहे हैं, कृषि वानिकी, कृषि हॉर्टिकल्चर एक तरह से, तो उसके साथ हॉर्टिकल्चर भी कर रहा है किसान, पर्माकल्चर का सिद्धांत, पर्माकल्चर का भी सिद्धांत लगभग वही है। तो अब हम लोगों की आय बढ़ाने की अगर बात करें, तो इससे भी आय बढ़ सकती है। अब जो फल फूल अपने आप पैदा हो रहे हैं, उनको प्रोसेसिंग करके, यहाँ अखरोट इतना पैदा होता है, अखरोट का तेल निकाल सकते हैं। अब लोग चीड़ को दोष देते हैं, चीड़ का तेल निकाल सकते, चीड़ की जो बीज है कितना मूल्यवान है। तो जितना ये है हमारे आसपास हो रहा है, इसको प्रोसेस करके और उसका चाहे आप जैम, जेली, चटनी बनाएं, चाहे उसका तेल निकालें, तेल वालों का तेल निकालें और उसको मार्केटिंग करें, उसका लेबलिंग करें, सारा वो करके एक बिजनेस का एक जो सिस्टम होता है, तो कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, और कुछ समूह कर रहे हैं, इस तरह का शुरू हुआ है जी। आज का जो दौर है, ये हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये जो पद्धतियाँ हैं, ये ट्रेडिशनल सिस्टम, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम वर्सेस मॉडर्न सिस्टम की बात करो, तो ये जो परंपरागत सिस्टम है क्या काफ़ी सशक्त है? आपके क्या विचार हैं कि इसको, ये जो क्लाइमेट की मार झेलने में? क्लाइमेट की मार झेलने में तो पारंपरिक बीज
जी और जो ये पौष्टिक अनाज है, ब्लेड की पद्धतियाँ हैं, जी 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 यही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जी 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 अगर आप मंडुआ की बात करेंगे, झंगोरा की बात करेंगे, टेना की, कौड़ी की, तो आप ये देखिए ये फसलें एक बार धरती में जानी चाहिए, एक बार ऊपर आ गई। जेठ के महीने में अगर मंडुआ कहते हैं छोटा मंडुआ, चाहे कम भी बारिश हुई है, जी कम बारिश नहीं, थोड़ा एक बार थोड़ा ऊपर सा उसको मिल जाए, चार अंकुरित पत्ती, होने को मिल जाए। जी अंकुरित होने के बाद पत्तियां बन जाए हम्म, तो अपना भोजन अपने आप बना देती है। तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं कहता भी हूँ कई जगह कि ये अपने को समाधि में चली जाती हैं, वो अपने अंगों को यूँ सिकोड़ देती हैं। ऐसे लगता है कि ये तो खेत डोरमेंट हो जाती है जी, बिल्कुल, ऐसे लगता है खेत खत्म है, कुछ है नहीं। हम्म, लेकिन जब पहली बारिश पड़ती है मानसून की, जब जून जून के लास्ट में या कभी कभी मध्य जून में, तो देखिए आप कि एक वो फसलें अपने आप जी उठती हैं। तो एक तो ये बात, दूसरे में जो ये फसलें हैं, कई फसलें कम मिलेट तो बच जाएंगे, लेकिन कई और फसलें डैमेज होती हैं। लेकिन इसमें सिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ आएगा। आप ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है 1986 में सबसे 86-87 सबसे बड़ा सूखा पड़ा, जी बहुत जी जी बुरा हाल हो गया। जी लेकिन उस साल जो चौलाई की रिकॉर्ड पैदावार हुई, चौलाई है, मंडुआ है, झंगोरा भी भी- जी, मतलब ड्रॉट हो गया, लेकिन फिर भी हुआ। और भी 2009 में भी सूखा पड़ा, लेकिन तब भी ये फसलें मार नहीं खाए। इसलिए हम कहते हैं कि ये फसलें भविष्य को भविष्य का और हमारी पोषण खाद्य और पोषण की लिए बहुत बहुत उपयोगी है जी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं जरदारी साहब, तो आपके विगत 15-20-30 सालों के क्या अनुभव हैं? आप इसको किस रंग से देख रहे हैं? कुछ एबनॉर्मलिटी पेड़ पौधों में, खेती के पैटर्न में कुछ आपके क्या है इसमें कि ये हो रहा है, ये किस उस तक हो रहा है, या किसी के फूल जल्दी खिल रहे हैं, या क्या है आपका क्या अनुभव रहा है पिता? क्योंकि नहीं, आप तो जमीन से बिल्कुल जुड़े बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज निरंतर हो रहा है। जिस गांव में मैं हूँ, जिस जहाँ हम हैं बैठे हुए, जी इस गांव में मैंने बचपन में 2.5-3 फुट तक बर्फ़ देखी है। 2.5-3 फुट। हाँ, जी ढाई जी ढाई फुट मतलब जो हमारा ओबरा होता था, जी, जो जो नीचे मंजिल, नीचे की मंजिल है, जी नीचे की मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर। जी आप ये लगा लो वहाँ पशु बांधे जाते थे, तो पशुओं को वो बंद हो जाता था, कभी कभी आधे तक भर जाता था, और उसको पशुओं को बाहर निकालने के लिए बर्फ़ बेलचे से बर्फ़ को हटाना पड़ता था। तो इतनी बर्फ़ यहाँ पड़ती थी। लेकिन अब आप ये देखिए कई सालों से बर्फ़ की कहाँ पड़ती है। और अगर बाई चांस अभी दो 2-3 साल पहले बर्फ़ आई, थोड़ी देर बर्फ़ आई, उसके बाद वो पता ही नहीं चला कब। इतना ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एक चंबा एक बड़ा शहर बन गया है। जी 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 1970-71 में मैं चंबा में रहा, 71-72-73 तक रहा। तो जी तब वहाँ पर 2 बाइक हुआ करती थी, जो राजदूत मोटरसाइकिल है, 2 थी, सिर्फ 2 मैंने देखी। ये आप और बात कर रहे हैं 70-75 की? जी 74 के आसपास की, 74 1974। जी। और 2-3 जीप थी, मतलब एक सरकारी जीप थी, बीडीओ की थी, एक रेड क्रॉस की थी। लेकिन आज आप देखिए मेरे गांव में सड़क आ आज तो गई, आपके गांव में ही सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, लग सैकड़ों। गए हैं। जी जरदारी साहब, ये 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं। जी पहाड़ की मैं खासतौर पे यहाँ की बात करूँगा। एक तो जंगली जानवरों का खेती पे, तो जिसे हम वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, या वन्य जीव मानव संघर्ष। दूसरा, वनाग्नि। जी। क्या चल रहा है माहौल, क्या पहले ये क्यों नहीं था, अब क्यों है? थोड़ा सा किस तरह का आपका अनुभव है? देखिए पहले जंगली जानवर होते थे, लेकिन वो कम थे, जी कम थे। जैसे सुअर है, जी लोग एक ज़माने में सुअर का शिकार करते थे, जी तो सुअर मारे जाते थे, तो खेतों में कहाँ से आने, उन्होंने कम था। बंदर थे, लेकिन बंदरों को भगाने के लिए गांव में एक व्यवस्था थी, बंदराली। गांव के लोग जब मिल के बंदरवाड़ी।
सामूहिक तौर पर 3-4 प्रतिनिधि बनाते थे और वो मतलब वो एक किस्म के वो जगवाले type जगवाले हाँ हाँ। उनको जो है फसल पर अनाज दिया जाता था, भगाने का काम करते तो उनको एरिया बांटे रहते थे। थे जी, एरिया बांटे गए। लेकिन ये कहने का मतलब है ये बंदर और ये जंगली जानवर पहले भी हमारे खेतों में आते थे, जी, लेकिन कम आते थे, पहले उनकी आदतें इतनी खराब क्योंकि नहीं उनको जंगलों में पहले काफी कुछ मिल जाता था। थी। जी, लेकिन अब आप जंगलों में आज भी मिलेगा उनको, लेकिन उनकी फूड हैबिट भी हमने बदल दी है। आप ये देखिए उनकी फूड हैबिट क्या हो हाँ, गया, फूड हैबिट भी चेंज हो बंदरों गई। को हमने जो है केले खिलाने शुरू कर हाँ, दिए, वो गुड़ नमक खिलाना, के सुना है, न- नमक का टेस्ट लग गया नमक का टेस्ट लग गया। अब तो बंदर जहाँ बारात आती है ना, हाँ। बंदरों को पता चल जाता है ढोल बज रहा है तो यहाँ तो कुछ वहाँ होने पहले वाला है। मेहमानों से तो पहले बंदर पहुँच जा रहे बंदर पहुंच जाते हैं। हैं। तो क्योंकि हमने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं, तो बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहाड़ में। और यहाँ तक कि बंदर खोदना भी शुरू कर दिया उन्होंने। अगर बीज होया तो बीज को निकालना शुरू कर देते हैं, बड़ा हो गया तो पौधे को चीरना शुरू करेगा, पौधे को खाना शुरू, झुंगरे का पौधा खा जाते हैं, गेहूं का पौधा भी खा जाते हैं। जब बड़ा होगा बालियाँ मिल जाए तो तब उनको चाहिए क्या। एक्चुअली में हुआ भी क्या है, जो बंदरों के हैबिटेट घर होते थे, जंगली जानवरों के घर होते थे, वहाँ हमने भी कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया जी, और थोड़ा ये जो कह रहे हैं स्वभाव प्रवृत्ति भी चेंज हो गई है। हाँ। पर ये नो डाउट एक चैलेंज है, लेकिन आप जैसे महापुरुष लोग इसका कुछ न कुछ समाधान जरूर ढूंढेंगे। नहीं, अभी हमने स्वरों के लिए आप बाढ़ जैसे बना दी, हाँ। कुछ साड़ी धोती उसके चारों तरफ लगा ली, एक तार डाल दिया, तो उससे कुछ थोड़ा स्वर- प्रभाव है। हाँ प्रभाव है। और दूसरे में आप बोल रहे थे वनाग्नि की बात। वनाग्नि हिमालय की एक बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि धरती ज़्यादा गर्म हो रही है। पहले इतनी गर्म नहीं होती थी, जो सूखा पड़ता है तो धरती एकदम बारूद जैसे बन जाती है, लेकिन आग तब भी अपने आप नहीं लगती है। लोग चीड़ को दोष देते हैं, उसकी बर्ड्स कुछ एक्सीडेंटल भी हो रहे हैं और कुछ एक्सीडेंटल इस हो तरह का जाता भी है। है ना। पर कई जगह एक तो खेतों में आड़े लगाने की प्रथा है हाँ, हमारे ये यहाँ ना, जो है। कटली झाड़ी जलाने की। हाँ। लेकिन कटली झाड़ी जलाने के पहले लोगों के नियम थे। जी। लोग संध्या को जाएंगे या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग को जाएंगे जब हवा नहीं है, और आग कटली झाड़ी जलाई और बुझाते थे। आज थोड़ा लापरवाही हो गई है, एक तो बात है। दूसरे में वनीकरण सारे फेल हो जाते हैं, चाहे ग्राम पंचायत लगाए, चाहे कोई संस्था लगाए, चाहे वन विभाग लगाए, कोई लगाता है। तो क्या होता है कि लोग कहीं से थोड़ा आग आई तो वो लोग भी लापरवाह हो जाते हैं। और कि अरे चलो कुछ ये कहने को हो जाएगा कि वनीकरण जल गया है। आप अब देखो, एक चीज़ और होती है, जंगल क्यों नहीं बढ़ रहे। लोग आजकल बड़ा कार्यक्रम चलते हैं सरकारी विभागों के वनीकरण के, जी, जी, लेकिन इतने पेड़ लग गए हैं कि अब केवल हमारा सिर ही बचा है अगर देखा जाए पेड़ लगाने के लिए, लेकिन कहीं धरती पर पेड़ नहीं दिखता है। हम कहते हैं कि पेड़ डालू और बालू, डालू और बालू। डालू यानी पेड़ और बच्चा समान है। पेड़ को अगर हम लगाएंगे, उसे प्यार करेंगे, बच्चे की तरह खाद देंगे, पानी देंगे, उसकी हिफाजत करेंगे तो ज़रूर होगा। हम केवल फोटो खिंचाते हैं, पेड़ लगा दिया और चल देते हैं। जी। आप कह रहे हैं कि पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बचा के रखना, एक बहुत जंगल बड़ी- तैयार करना, एक एक चुनौती। विस्तृत जंगल तैयार जी, करना, जी। वो अपने आप में एक। दूसरे में मैं कहता हूँ, मैंने लिखा भी है भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को, कि आग केवल गांव के लोग ही बुझा सकते हैं। हाँ, इसमें जन भागीदारी, लोकल लोगों का जी जी, पार्टिसिपेशन बहुत वन ही विभाग जरूरी भी है। रहे, हमें नहीं कहते वन विभाग न रहे, वन विभाग पीछे से हो, लेकिन जब तक आपको जैसे घर में आग लगती है, घर के आसपास आग लगती है, तो लोग इमरजेंसी में दौड़ते हैं ना, सब काम छोड़ के पहले आग बुझाएंगे। हमारा है जंगल, तो हमारा है ना, तो जंगल जल हाँ, रहा है, जंगल तो जन समुदाय का है। जन समुदाय। जी, तो जी। आग गांव के लोग बुझा सकते हैं। और जहाँ लोगों ने ये समझा ये हमारा जंगल है, मैं अपने गांव के जंगल की बात कह रहा हूँ, हमारे गांव के लोगों ने ये समझा कि हमारा जंगल है, तो 45 साल से इस जंगल में आग नहीं ये लगी। तो बहुत अच्छा मॉडल है आपका। बाहर से आग आती है तो सारे गांव के लोग बुझाने जाते हैं। और अब वन विभाग के सारे लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं। वन विभाग में अभी करीब 15 वन प्रभाग के लोग इस क्षेत्र में आ चुके हैं, करीब मॉडल को देखने के लिए 500 लोग इस मॉडल को देखने पौड़ी से, टिहरी से और उत्तरकाशी, देहरादून से यहाँ आए अभी इसी पिछले 2 महीने के भीतर। तो जरदारी, जैसे मैं जो इस पे तीसरा वो था
पलायन एक विकट समस्या के रूप में सामने आ रही, खास तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है मैदानी क्षेत्रों की तरफ। और खेती की तरफ थोड़े से जो हमारे यूथ हैं जी कुछ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जी लेकिन अधिकतर थोड़े से पलायन की तरह अग्रसर हैं। जी तो क्या आप को इस तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने खेत खलिहानों में रुकें और खेती बाड़ी करें, कि इसमें भी अपनी एक समृद्धि है, खुशहाली है और जी। हमारे खेत हरे भरे रहेंगे, आबाद रहेंगे? थोड़ा से मुझे लगता है कि कहीं हमारे जो एक सिस्टम है उसमें कहीं खोट है। एक तो जो हम पढ़ाई दे रहे हैं उन बच्चों को, जी तो ये पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, एक तरह से उनका ये शिक्षण नहीं हो रहा है कि अपने आसपास का, अपने घर के, अपनी खेती बाड़ी से भी कुछ नए ढंग से कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपनी जी, आर्थिक जी, जी। स्थिति सुधार सकते हैं। ये भी कहना चाह रहा हूँ, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कृषि तो पढ़ाई नहीं जाती है, जो सामान्य है, केवल जो इंटर के बाद जो बीएससी ये एग्रीकल्चर करेगा वो है, लेकिन छोटी क्लास शुरुआत से ही आपके समय में शुरुआत में हमारे कृषि विषय हुआ करता था, बिल्कुल होता था, अब नहीं है। हॉर्टिकल्चर को जोड़ा जाना चाहिए राइट सिर्फ। फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू जी से ही बच्चा जाने, हाँ 5वीं 6ठी जी क्लास से ही जी बच्चे के पास ये हो। जी। और कृषि को सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि एक तरह से एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम क्या किस्म क्या से इसको कल्चर हाँ के हिसाब से कि मतलब भाई कोई भी चीज़ हम कच्चा ना बेचें। आज ये होना चाहिए कि कच्ची चीज़ बेचने के बजाय उसको प्रोसेस करके, उसको फर्मेंट करके, उसको प्रोसेस करके नए रूप में हम उसको बेचें। जैसे अखरोट होता है, अखरोट का तेल निकाल के, चीड़ है हमारे आसपास, कितना चीड़ है इसको पड़ा हुआ। टेक्नोलॉजी को यूज करके वैल्यू एडिशन करके जो हमारे रॉ जी मटेरियल है, जी जी। अगर इसमें वो रुके तो ये काफ़ी यहाँ का प्लान अगर आप अच्छे ढंग से योजना चलाएं, दूध का है जैसे, और कुछ नहीं तो अगर डेयरी दूध जी अगर फसल को बंदर नुकसान कर रहे हैं, सुअर नुकसान कर रहे हैं, तो कम से कम घास तो नहीं खा रहे हैं वो अभी, तो घास से हम अपने पशु तो पाल सकते हैं। अच्छी गाय भैंसे तैयार करके, हमारी उसमें सुधार करके दूध 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 और दूध से बनी वस्तुएं, पनीर है, घी है, तमाम तरह की चीज़ है, उसको बना के तो अपना बहुत बड़ा रोज़गार दे सकते हैं। अब आज हमारे पहाड़ में जो दूध की जितनी खपत है सब मैदानों से आ रहा है, वो थैली का दूध आ रहा है, क्या है कुछ पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, फिशरीज़ में है, हमारी नदियों में अच्छी मछलियाँ तैयार हो सकती हैं, और टूरिज्म में है जो आप हाँ, आजकल होम स्टे का या इको टूरिज्म का, इको टूरिज्म का वेलनेस सेंटर, योगा, ये सब चीज़ों को जोड़ के जो है जी एक अलग से एक नीति जी। बनाने की और सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर एक व्यापक को करेंगे पलायन को रोकने के लिए, तो मुझे लगता है कि पलायन रुकेगा। जी जी अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे आपकी परंपरागत खेती की बात करें या ये जो आपका बीज बचाओ आंदोलन वाला था, थोड़ा सा अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं? कितने प्रकार की वैरायटीज़ जो आपने ट्रेडिशनल आप संजो के रखी हैं, या जी कहाँ से, या क्या दिक्कतें आई, ये क्या, इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे ज़रा। दिक्कतें तो बहुत आई हैं उसका, लेकिन हमने उन सब को झेला है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई पर्यावरणविद नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ। एक किसान के नाते और एक अनुभवी किसान के नाते और अपने प्रयोग के नाते मैं ये मानता हूँ कि विविधता के मामले में उत्तराखंड बहुत संपन्न है। जी, अगर हमने जैव विविधता की जहाँ जी तक बात जैव करें, विविधता अभी भी जहाँ कई पंजाब में चले जाएंगे तो गिनती के गिनी लिए चुनी फसलें हैं फसलें हैं, लेकिन यहाँ इतनी विविधता है जी। कि आप अगर धान की बात करेंगे तो 300
40-50 प्रजातियां हमने आइडेंटिफाई की हैं धान की। अच्छा, आपने जी, जी जी गेहूं की भी 30-32 प्रजातियां हमने आइडेंटिफाई की हैं, जौ की 4 की हैं, और सैकड़ों प्रजाति तो मैं भी खुद उगा रहा आपके हूँ। पास भी काफ़ी राजमा की हाँ, 220 प्रजातियां मेरे पास हैं। जी नौरंगी, जिसको नौरंगी नाम ही नौरंगी है, नौरंगी हाँ मैंने उसके 25-30 तरह के। अच्छा हाँ इसको नौरंगी हम ये समझ के कहते हैं कि नौरंगी होंगे उस पे जी, आपने 25-30 रंग के जी जी, रंग और साइज और साइज और क्वालिटी जी। अच्छा तो ये हाँ अपने आप में एक विविधता है जी, भट्ट है, भट्ट जिसको सोयाबीन हाँ भट्ट है जी जी ट्रेडिशनल से उसकी 5-6 काला भट्ट होता है एक जी, जी सुंटा लोबिया की सुनता 10-12 प्रजातियां मैंने जी ढूंढी जी हैं। और इस तरह साग सब्जियों में इतनी विविधता है कि पहाड़ के लोग 50-60 तरह की चीज़ें अपने आसपास अपने सगवाड़े में मतलब उगा जो अपने लेते हैं। किचन गार्डन में जी, अगर एक किचन ही यूनिट एरिया में और ये विविधता वाली फसलें एक साथ जी करें तो बहुत अच्छे उभर के आती हाँ, है और कुछ मतलब ना कुछ जमता है और एक अलग स्वाद में भी टेस्ट होता है जी और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी थोड़ा से डाइवर्स होती है और जी ये जी 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 वाड़ी वाला जो जी कॉन्सेप्ट है जी जो जी जो किचन जी। गार्डन वाला तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। दूसरे में बीज बचाओ आंदोलन को देश और दुनिया में भी जी जी 2003 में हम लोगों को वहाँ IUCN की मीटिंग में साउथ अफ्रीका में जो डरबन में हुआ उसमें जी 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 बुलाया गया। जी बेल्जियम में जो EEC के कंट्री के फूड सिक्योरिटी पर मीटिंग थी उसमें बुलाया गया। जर्मनी में एक कार्यक्रम हुआ उसका यूरोपियन एनवायरनमेंट फाउंडेशन की तरफ से, तो उसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया। मलेशिया में जो राइस कैंपेन है पूरा उसमें आमंत्रित किया गया। जी तो जगह जगह लोगों ने, नेपाल में कई और लोगों देशों में हम हमारी एक कार्यक्रम का जब एक तरह से पहचान बनी तो हम लोगों को जगह जगह पूरे देश भर में और जगह जगह बुलाया गया जी। तो आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी वार्ता और लगभग सारे पहलू टच किए हैं और आपने खैर आपका तो एक विशाल अनुभव है जी इसमें तो घंटों क्या दिन भी लग जाएं तो कमी है आपसे इस ज्ञान को लेना लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग या परंपरागत खेती और ये जो बीज बचाओ आंदोलन वाला जो है जी। भविष्य की क्या कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं क्या है या क्या मैसेज देना चाहते हैं हाँ, उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कहीं हम गलत दिशा में, आप तो एक साइंटिस्ट हैं, जी तो जी आपकी बात भी जानना चाहूँगा कि हम जो कर रहे हैं, माना आपके खैर आप तो आपने बहुत उल्लेख कर लिया, हमारी प्रशंसा भी कर ली, लेकिन हमें किस दिशा में जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं क्या? हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं ये आप इसको इस हिसाब से देखिए कि जो बातें जो हमने भी आपका लिटरेचर पढ़ा हाँ जी जो आपको सुना है पहले से भी जी जो बातें आप बहुत पहले से कहते आए हैं जी पूरा विश्व आज की डेट में उन चीज़ों को मान रहा है जी और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम को कहते हैं ये वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है एक सस्टेनेबल सिस्टम है जो हम जी सतत कृषि की बात करते हैं जी तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जो बातें शाश्वत हैं जो आप लोग कह रहे हैं जी वो बिल्कुल यथार्थ हैं आप भविष्य में क्या आपकी वो रहेंगी कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे या क्या मैसेज देंगे नहीं, मैं बहुत आशावान हूँ। जी मुझे विश्वास भी हो रहा है कि एक जिस दिशा की तरफ हम अब देश भी बढ़ रहा है। क्योंकि जो जी बातें आप पहले से भी कहते आ रहे सरकार हाँ उनको इसकी तरफ बहुत ही अच्छे से काम कर रही है जी कहीं कहीं कितना प्रभाव डाल रही हैं वो अलग बात है लेकिन इस दिशा की तरफ कार्य हो रहे हैं चाहे आप मिलेट्स की बात करो चाहे मिश्रित खेती की बात जी करो चाहे जी करो तथापि थोड़ा सा आपका क्या डायरेक्शन रहेगा क्या मैसेज रहेगा हम वैज्ञानिकों को या आने वाली पीढ़ी को या यूथ्स को मैं ये कहना चाहूँगा ये कि दुनिया में सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो हम हमें अगर स्वस्थ रहना है तो बड़े अस्पतालों में
से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। हमारे लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं माना, तो हमें उससे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसा खाना खाएं, ऐसा अस्पताल जाने की जरूरत ना ज़रूरत ही ना हो। एक जी पड़े। शुद्ध खाना हो, हाँ जी, शुद्ध परिष्कृत खाना हो, जी, और लोग जैविक खाना हो, जी प्राकृतिक खाना हो। जी जी जी, क्योंकि हमने जो सीखा है, जो अपने पुरखों से सीखा है, पहाड़ के गढ़वाल के भड़ों से जो सीखा है, वो यही सीखा है कि हमें एक तो अपने आसपास का जो हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, उसे भी चखना चाहिए। हमारे पहाड़ में कहते हैं नवाण करना। एक बार आसपास जितनी चीज़ें हो रही हैं, जिस सीजन में जो आ रहा है, हाँ। उसको ज़रूर खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खाएं, और वो हमारी एक तरह से सीजन का टीका है। और दूसरे में आ, ये निवेदन करना चाहूँगा मैं सारे लोगों से, जो आज ये फास्ट फूड आ रहा है, बच्चों के लिए जो जंक फूड है, ये जंक सब फूड है जी, ये बहुत खतरनाक है। वो चीज़ें हैं बच्चों के लिए अट्रैक्शन के, कभी पेन डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ चिपकाने वाला डाल देते हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम ऐसी चीज़ें न खिलाएं। उनको स्वस्थ रहने के गुर जो हैं, छोटे से जैसे पढ़ाई है, उसके साथ साथ अवेयरनेस के लिए हफ्ते में एक बार स्वास्थ्य की चेतना के प्रति भी कार्यक्रम होने चाहिए, विशेषज्ञ बुलाए जाने चाहिए। हर एक स्कूल में एक टीचर को विशेषज्ञ होना चाहिए कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। चिपको आंदोलन का जो नारा था, जिसको लेके सुंदरलाल बोगना जी ने पूरी दुनिया में जिसको फैलाया, वो तो नारा पहले आ भी चुका है, लेकिन फिर भी हम उस नारे को अब भी मैं सब जगह कहता हूँ। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, मिट्टी पानी बीज और पेड़ बंद करो तुम इनसे छेड़, मिट्टी पानी बीज और पेड़ बंद करो तुमसे छेड़। वाह वाह। तो जरदारी साहब, आपका इतना समय लिया और आपने इतनी कीमती बातें बताई, और निश्चित तौर पे इस पे हम लोग अमल करेंगे, जो भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। धन्यवाद जरदारी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया एवं विस्तार से हमारे साथ वार्तालाप किया, एवं परंपरागत खेती, बीज बचाओ आंदोलन तथा जल, जंगल और जमीन से संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद एवं प्रणाम।